हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। कई बार कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर घर वालों का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर कि उन्हें परफॉर्म करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें परफॉर्म करना है, वरना आगे वो उनकी पढ़ाई, गेम्स, जो भी कोई चीज है उसे कंटिन्यू नहीं करेंगे। और इसी के चलते कुछ लोग कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिन्हें वो रिवर्स नहीं कर सकते हैं और जिंदगी भर वो उन्हें बहुत भारी पड़ते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे आज के इंसिडेंट में जो हमारे साथ शेयर किया है अंजने ने, और ये हुआ है उनके अपने ब्रदर के साथ। और ये जो भी इंसिडेंट है जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, ये उन्होंने उनकी डायरी से लिया है। उनके बड़े भाई को हम लोग मिनी बोलेंगे, उन्होंने नाम डिस्क्लोज करने के लिए मना किया हुआ इसलिए। तो मिनी ने खुद अपने हाथों से अपनी डायरी में ये एक एक वर्ड लिखा हुआ है जो उसके साथ वहां पर हुआ। ये कहानी है, ये बात है जब मिनी 7th क्लास में था। उसकी एज करीबन 12 साल के आसपास थी। वो अपने स्कूल की कराटे टीम में था और नेशनल प्लेयर था। इन लोगों का नेशनल होने वाला था और नेशनल का जो वेन्यू डिसाइड हुआ वो हुआ इंदौर का एक स्कूल जिसका नाम था ड्रीमलैंड। इनकी पूरी टीम को जब ये पता लगा कि जो अब की बार वाला नेशनल गेम होने वाला है वो ड्रीमलैंड स्कूल में होने वाला है, तो सभी लोग एकदम से सकपका गए। सभी लोग बहुत डिस्टर्ब थे जो इनके सीनियर्स थे। जब ये पहली बार जा रहा था वहां पर तो इसको पता चला, तो इसको बातों बातों में सुन के ही पता चला कि 2 साल पहले भी इनकी जो टीम थी वहां पर गई थी और वहां पर और भी दूसरी सिटीज से टीम आई थी। तो उस टीम के अंदर एक लड़का आया था जिसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था उसके घर वालों का कि इस नेशनल के अंदर अगर उसने कोई मेडल नहीं जीता तो उसके घर वाले उसका खेलना डिसकंटिन्यू करवा देंगे। तो इस प्रेशर में कि उसे 3 में से एटलीस्ट एक मेडल तो जीतना ही जीतना है, उस लड़के का जो भी कॉन्फिडेंस था वो डाउन हो चुका था। इंस्टेड ऑफ हैविंग कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ कि यार मैं कोई ना कोई मेडल जीत लूंगा, अपनी मेहनत और प्रैक्टिस पर ध्यान दूं, उसने शॉर्टकट यानी शॉर्ट मेडल जीतने के लिए तरीके ढूंढना शुरू किया। उसने YouTube को खंगालना शुरू किया और वहां पर उसे मिले कुछ वीडियोस जहां पर ये बताया जाता है कि ब्लैक मैजिक को यूज करके कैसे ना कि आपको जो चाहिए वो चीज आप वहां पर ऑब्टेन कर सकते हो। और वहां एक ऐसे आदमी का नंबर था जिस नंबर पे उसने कांटेक्ट किया। तो उसने उस आदमी को फोन किया, उस आदमी से उसने बात की, बताया कि उसे ऐसा ऐसा चाहिए। सबने कहा ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम अपना नाम, अपनी बर्थ डेट और 5,000 रुपये इस अकाउंट नंबर में डलवा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो उस लड़के ने बोला कि अभी तो मैं बाहर आया हुआ हूँ गेम्स खेलने, मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, लेकिन जब मैं मेडल जीत जाऊंगा तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो आदमी हंसने लगा तो अपना काम करवा के मुझे पैसे क्यों दोगे? तो उसने कहा आप भी तो मेरा काम करने से पहले मुझसे पैसे मांग रहे हो। तो कह रहा है कि मैं अपने काम की गारंटी देता हूँ, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे। तो उसने कहा कि मैं भी गारंटी लेता हूँ, अगर मैं नेशनल जीत गया तो मैं आपको 5 की जगह 10,000 रुपये दूंगा। तो उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हारे पास नहीं आया हूँ, तुम मेरे पास अपने काम के लिए आए, पैसे हो तो बात करो वरना फ़ोन काट दो। तो उस लड़के ने बोला कि पैसे तो मेरे पास अभी नहीं है, मैं कहीं से अरेंज भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने शहर से बाहर हूँ, किसी से बोलूंगा तो भी मुझे पैसे नहीं देगा, क्या कुछ और हो सकता है? तो उस आदमी ने पूछा और क्या? और कुछ जो मैं गारंटी के रूप में दे सकता हूँ, फिर मैं आपको आपके पैसे वापस दे दूंगा। और ये जो लोग होते हैं, आप सोचे जो इन चीज़ों को यूज कर रहा है वो आपके फेवर के लिए, तो उस आदमी ने मौके का फायदा उठाया। उसने उससे बोला कि ठीक है, पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम एक ऐसी चीज़ है जो मुझे दे सकते हो। तो उसने पूछा क्या? तुम मुझे अपनी आधी आत्मा दे दो, मैं तुम्हें गोल्ड मेडल दिलवा दूंगा। उस लड़के को लगा ये क्या मजाक है, कोई अपनी आधी आत्मा कैसे ले सकता है? तो उसने बोला आधी आत्मा? आप मेरी आधी आत्मा कैसे लोगे? उसने बोला उसकी चिंता तुम मत करो, बोलो तुम सौदे के लिए तैयार हो। लड़के वही लगा कि सब फालतू बकवास है। बोला ठीक है, बढ़िया, मैं आपको अपनी आधी आत्मा दूंगा, बताओ मुझे क्या करना है। तो साथ में उसे एक रिचुअल बताया। उसने बोला कि अब जैसे जैसा मैं कहूँ तुमको वैसा ही करना होगा, तभी तुम्हें वो गोल्ड मेडल मिल सकता है। तो उस लड़के के दिमाग में एक ही चीज़ चाहिए थी, उसको कैसे भी करके गोल्ड मेडल जीतना है, अपने पेरेंट्स के सामने कुछ प्रूव करना है। तो यही उसने किया। उस आदमी ने उसे एक तरीका बताया। उसने कहा कि तुम्हें कोई भी एक मरे हुए जानवर का खून लेकर आना है, उस खून से सबसे पहले तुम्हें एक सर्कल बनाना है, उस सर्कल के अंदर तुम्हें एक स्टार बनाना है, और फिर उस स्टार के सेंटर से तुम्हें चलना है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर का तुम्हें एक त्रिभुज यानी तुम्हें एक ट्राइंगल बनाना है जिसकी तीनों साइड्स यानी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। दैट मीन्स उसकी तीनों साइड 3 किलोमीटर ऐसे, 3 किलोमीटर से और 3 किलोमीटर ऐसे, ऐसे पूरा 3 किलोमीटर का उसको चक्कर लगाकर आना है वापस इसी जगह पर। तब जाके उसका ये रिचुअल कंप्लीट होगा और तभी ये आदमी उसको गोल्ड मेडल दिलवा पाएगा। उसका उस आदमी ने कहा
कि दिखने में तुम्हें आसान लग रहा है, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना है। जब तुम चलना शुरू करो तो पीछे घूम के मत देखना। तुम धीरे हो सकते हो लेकिन रुकना नहीं है। आज की पूरी रात तुम्हें सोना नहीं है। और ध्यान रखना, पूरी रात जब जागोगे तो तुम्हें मरने की इच्छा होगी, लेकिन तुम्हें मरना नहीं। तुम्हें सुसाइडल थॉट्स आएंगे, लेकिन तुम्हें मरना नहीं है। ये सब उसके लिए बड़ी अजीब सी चीज़ें थी। क्या बकवास चल रहा है, ये सब थोड़ा ना होता है। बोला ठीक है, आप जो बोल दोगे मैं कर दूंगा, मुझे बस गोल्ड मेडल चाहिए। तो बोला तुम्हारा काम हो जाएगा, तो सबसे पहले ये काम करो। तो ये कंप्लीट ब्लड ट्रायंगल रिचुअल। तो उस लड़के के लिए 9 किलोमीटर चलना, क्योंकि वो कराटे नेशनल का प्लेयर था, 9 किलोमीटर चलना उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो उसने वो प्रोसेस शुरू किया और पता नहीं कहाँ उससे उस प्रोसेस में गलती हुई। अगले दिन उस लड़के की लाश, उस वो जो ट्रायंगल था, जो सर्कम सेंटर था, जो बेसिकली जहाँ से उसने शुरू किया था, वहीं पर उसकी लाश पड़ी हुई मिली। और तब से ये कहा जाता है कि उसकी आत्मा अभी भी स्कूल में घूम रही है, क्योंकि उसकी आधी आत्मा है, उसकी आधी आत्मा आज भी उस तांत्रिक के पास है। इसलिए जिसके शरीर में घुस जाए उसमें से उसे निकालना बड़ा आसान है, लेकिन उसको मुक्ति दिलाना बहुत मुश्किल है। कई बार ऐसा हुआ है कि उसकी आत्मा कई लोगों के शरीर में चली गई है, लेकिन जैसे उसके बारे में पता लगता, लोग उसे आसानी से बाहर निकाल देते हैं, और अब भी उसकी आत्मा उसी स्कूल के अंदर भटक रही है। और जब मिनी ने सारी बातें सुनी तो उसने वो सोचा कि यार हर जगह कोई ना कोई कहानी तो होती है। और एक्चुअली जब किसी स्कूल के अंदर इतने सारे बच्चे एक साथ जाते हैं तो स्कूल को एक्सप्लोर ना करें, ज़्यादा घूमे नहीं, स्कूल की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाए, इसलिए ऐसा हो सकता है कि स्कूल वाले ऐसी कहानी बना देते हो। उसने इस बात को इग्नोर किया, सोचा कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लोग कुछ भी स्टोरीज बना के रखते हैं। स्कूल पहुंचकर मिनी ने अपने दोस्तों को कॉल किया, कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया, और वो स्कूल को एक्सप्लोर कर रहा था और उनको यही कहानी सुना रहा था जो उसने ट्रेन में आते टाइम सुनी थी। कहानी सुनाते पता नहीं क्या हुआ, जब उसे दोबारा उसकी आंख खुली तो कई उसके जो सीनियर्स थे उसको उठा रहे थे वहां से। उन्होंने देखा तो कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हुआ। उसने वापस अपने दोस्तों को फोन किया, होश में आने के बाद उन्होंने बताया कि यार जब तो वो ब्लड ट्रायंगल वाली स्टोरी सुना रहा, तभी अचानक से तेरी आवाज़ आना बंद हो गई, और फिर एकदम से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई, और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया था। हमें समझ में नहीं आया क्या हुआ, और अब तेरा उसके बाद कॉल आया। तो उसे मिनी को भी खुद भी कुछ समझने कि सारा क्या प्रोसेस होना है, उसके दोस्तों को कुछ समझ में आया। ठीक है, फिर उसने गेम्स वगैरह खेले। उन गेम्स में उसको कोई मेडल तो नहीं मिला, थोड़ी तबीयत थोड़ी ढीली सी हो गई थी, लेकिन ठीक है, फिर भी उसको लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, अब नहीं खेल पाया। तो निराश था, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड भी था। तो गेम्स खत्म होने के बाद सब लोग अपने घर वापस आ गए और मिनी भी अपने घर वापस आया, लेकिन वो घर अकेला नहीं आया था। घर लौटने के बाद उस दिन रात को जब वो सोया हुआ था, तो अचानक से मिनी की आँख खुलती है और वो अपने आप को एक बिल्कुल वॉइड स्पेस में देखता है। एक वॉइड, एक खाली जगह, बिल्कुल ना उसके आसपास कुछ है ना कुछ। उसके सामने एक लड़का खड़ा हुआ था, और वो लड़के ने जब इससे बातचीत करना शुरू किया तो वो समझ गया था कि वही लड़का है जिसके बारे में उसने सुना था। उस लड़के ने मिनी से बोला कि मैं अपनी जिंदगी तो बहुत अच्छे से नहीं जी पाया, लेकिन अब मैं तुम्हारे शरीर में तुम बन के रहूंगा। मैंने बहुत दर्द झेला है, लेकिन अब मेरी आधी जिंदगी मैं तुम्हारे शरीर में रह के गुजारूंगा। और इतने शरीरों में घुसने के बाद मुझे ये तो पता चल चुका है कि अगर लोगों को पता लग जाए तो मुझे आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन इस बार मेरे पास एक ऐसा प्लान है कि मुझे कोई भी बाहर नहीं निकाल पाएगा। उस लड़के ने उसको एक कॉबवेब होता है, बिल्कुल जाल की तरह होता है, उसमें बांध दिया। और उसके बाद यहाँ पे मिनी जो था वो बहुत तेज से चिल्ला रहा था, लेकिन खाली जगह थी, शायद उसकी आवाज़ कहीं बाहर जाने नहीं थी, और लड़का उसकी आंखों के सामने से वहां चला गया। वो बहुत तेज चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन उसकी आवाज़ कहीं तक नहीं पहुंच रही थी। उसे खुद को नहीं पता कि कितना टाइम गुजर गया। बहुत लंबा टाइम गुजरने के बाद अचानक से एक दिन वो लड़का उसे वापस से दिखाई दिया। वो लड़का बहुत तेज हाँफ रहा था और वो उसके पास में आया, और तभी अचानक से एक ब्राइट लाइट स्ट्राइक हुई, बहुत ब्राइट लाइट, जिससे उसकी आंखें चौंधिया गई। और उसके हटने के बाद मिनी को अपने मम्मी पापा, उसका भाई और एक और कोई पंडित जैसा इंसान दिखाई दिए। मिनी अब अपने घर आ चुका था। उसने अपने घर वालों से पूछा कि आप लोगों को कैसे पता लगा कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे एक्सीडेंट को 2 महीने हो गए। एक्सीडेंट? बोले हाँ, 2 महीने पहले जब तुम नेशनल्स खेल के वापस आए थे तो अपने किसी दोस्त से मिलने गए थे और रास्ते में आते टाइम तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट के बाद तुम्हारी याददाश्त चली गई थी और तब से तुम्हारी ऐसी हालत थी। धीरे धीरे उसको भी चीज़ याद आने लगी कि हाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था। और फिर उसने अपने घर से, लेकिन आपको कैसे पता लगा कि मैं ऐसी किसी प्रॉब्लम फंसा हुआ?
तो उन्होंने बोला कि तुम दिन भर बिल्कुल चुपचाप रहा करते थे, एक नॉर्मल इंसान की तरह, लेकिन रात को सोने के बाद तुम नींद के अंदर बड़बड़ाया करते थे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। सबसे पहले तो हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर एक दिन रैंडमली ऐसे ही एक महाराज हमारे घर पर आए, और घर पे आते उन्होंने जैसे तुमको देखा तो उन्होंने हमसे कहा कि ये आपका जो बेटा है, ये आपका बेटा नहीं है, आपका बेटा तो कैद है, ये आपके बेटे के शरीर में कोई और है। और फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि उसका एक्सोर्सिज्म करवाया जाए, और वही करवाया अगर उसके बाद आज तुम बेटा वापस यहाँ पर आए हो। तब जाकर मिनी को सारी कहानी समझ में आई। जब वो नेशनल खेल के वापस आया था, उस वॉइड के अंदर वो जो लड़का उसे दिखा था, वो उस लड़के की आत्मा थी, उस लड़के की आधी आत्मा, जिसने उससे कहा था कि मैंने अपनी आधी जिंदगी तो बहुत दुख और पीड़ा में गुजारी है, लेकिन मैं अपनी आधी जिंदगी तुम बन के गुजारूंगा। और उसी दिन वो उसके शरीर में घुस गया था। वो मोमेंट था जब मिनी का वापस आते टाइम एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट हुआ नहीं था। उस एक्सीडेंट के पहले से ही वो लड़का मिनी के अंदर जा चुका था, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि वो जानता था कि अगर किसी को कुछ पता लग गया तो उसे उसके शरीर से वापस बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस बार उसने एक बहुत सॉलिड प्लान बनाया था। उसने जानबूझकर का मिनी का एक्सीडेंट करवाया और दुनिया को ये दिखाया कि उसकी याददाश्त जा चुकी है, ताकि थोड़े दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, फिर वापस ऐसा होगा कि उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, और उसके बाद वो पूरी जिंदगी मिनी बन के रहेगा, और मिनी की आत्मा उस वॉइड के अंदर कैद रहेगी। बहुत सॉलिड और फुल प्रूफ प्लान था उसका, लेकिन ये प्लान काम कर नहीं पाया। कहते हैं ना कि हर शातिर चोर कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ हमारे आज के इंसिडेंट के अंदर, जहां पर एक ऐसा लड़का जिसको अपने फैमिली प्रेशर के अंदर परफॉर्म करना था, मेडल्स लाने थे, और उसने मेहनत की जगह चुना एक शॉर्टकट रास्ता, और उस रास्ते की कीमत बहुत बड़ी थी। उसके बाद उसकी आधी आत्मा भटकती रही, और उस आत्मा ने हमला किया एक दूसरे लड़के के ऊपर जो कि मेहनती था, लेकिन वो इन सब चीजों को सिर्फ मानता नहीं था। आई डोंट नो ये सब होता है नहीं होता, ये कहानी फिक्शनल भी हो सकती है, बट आई होप यू शुड नो कि फैमिली जब आपके ऊपर प्रेशर डालती है, मैं समझ सकता हूँ कुछ पेरेंट्स बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एडिशनल प्रेशर डालते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ, इतने सालों से मुझे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, वहां पर भी कई बच्चे इस प्रेशर को फील करते हैं, बट उसमें उनका कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं होता है। पेरेंट्स को भी चीज समझ में चाहिए कि एक लिमिट के बाद बच्चों के ऊपर प्रेशर ना डालें, क्योंकि वो उनकी मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है। अगर आप जिंदगी में कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई भी हो, चाहे आप कोई मेडल लाना चाहते हैं, आप किसी एग्जाम को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, बहुत बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, आपको उस जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। वो जो प्रोसेस होता है ए से जेड जाने का, मजा जेड जाने पर नहीं है, मजा है प्रोसेस को एंजॉय करने का। लेट्स से आप किसी कॉम्पिटिटिव, लेट्स से आप IIT JEE में एयर 1 लाना चाहते हैं, एयर 100 लाना चाहते हैं, जो भी आपकी रैंक आप लाना चाहते हैं, तो आप रैंक के ऊपर फोकस करते हैं तो आपके ऊपर मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है। यू शुड एंजॉय द प्रोसेस। जो बिटवीन प्रोसेस है यहां से वहां जाने का, अगर आप उस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे तो आपके जो टारगेट्स हैं वो भी आपको अचीव होंगे। तो आई होप आज के बाद कभी भी ऐसा ना हो कि किसी प्रेशर की वजह से, किसी एग्जाम में परफॉर्म करने की प्रेशर की वजह से आपको लेने पड़े शॉर्टकट, और उन शॉर्टकट का खामियाजा आपके साथ साथ किसी और को भी भुगतना पड़े। तो ये था एक्सपीरियंस मिनी का। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप मिनी की जगह होते तो क्या आप अपनी आधी आत्मा का सौदा करते? मुझे जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।